1918 में हमारा देश अपने खुद के बनाए हुए रॉकेट को लॉन्च करके स्पेस टेक्नोलॉजी में नए रिकॉर्ड्स बना रहा था, जबकि उसी दौर में चाइना में हर 10 में से 9 इंसान भूख से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों, आज वक्त हालात सब कुछ बदल चुके हैं। आज वही चाइना अपनी अप टू डेट इनोवेशन, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। और जो बात आपको हैरान कर देगी वो यह है कि चाइना की इस तेजी से बढ़ती तरक्की के पीछे विजनरी लीडर का हाथ नहीं, बल्कि एक क्रूर तानाशाह का हाथ है। और एक ऐसा तानाशाह जिसने अपने ही देश के 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। अब क्यों ली, यह आपको पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा उसने ऐसा क्या काम किया जो हम आजादी के 77 साल बाद भी नहीं कर पाए, यह सब भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलेगा। आप यूं समझ लीजिए, यह वीडियो देखने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि चाइना यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच पाया। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, आपको क्या लगता है, क्या कभी हम चाइना को बीट कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कौन से साल तक। साल 1980 जब चाइना की पीसीआई यानी कि पर कैपिटल इनकम सिर्फ $194 थी, जबकि इंडिया की पीसीआई $266 थी। यानी कि दोस्तों, उस वक्त हमारे देश में एक इंसान आज के डॉलर के रेट के हिसाब से सालाना 23,000 रुपए कमाता था। वहीं दूसरी तरफ चाइना के आदमी की कमाई होती थी मात्र 17,000 रुपए। लेकिन दोस्तों, आज वक्त हालात सब कुछ बदल चुके हैं। आज इंडिया की पीसीआई है मात्र $2400 और वहीं चाइना की है $12,000, यानी कि हमसे 5 गुना ज्यादा। और अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो चाइना आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और ग्लोबल जीडीपी में लगभग 17% हिस्सा रखता है, जबकि हमारे देश का हिस्सा मात्र 3.36% है, जो कि चाइना के मुकाबले लगभग 5 गुना कम है। अब सवाल यह उठता है कि चाइना जो कभी हमसे पीछे हुआ करता था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने चाइना को आसमान पे पहुंचा दिया और हम वहीं की वहीं रह गए। देखिए, चाइना और इंडिया में बहुत सारी चीजें कॉमन है। दोनों ही देशों के पास एरिया और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। हिस्टोरिकली दोनों ही देशों का अपना एक रिच कल्चर इंपोर्टेंस भी रहा है। साथ ही दोनों के पास स्ट्रॉन्ग आर्मी और न्यूक्लियर पावर भी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज के टाइम में इंडिया और चाइना को बिल्कुल अलग बनाती हैं, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। सोचिए, करीब 45 साल पहले चाइना की पॉवर्टी रेट लगभग 90% थी। गाँव में रहने वाले लोग भूखे मर रहे थे, बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे, और शहरों में रहने वाले लोग एक वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा लीडर आया जिसने अपने विजन और पॉलिसी से चाइना का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। अब उसने ऐसा क्या किया कि मात्र 40 साल में चाइना ने 80 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये चीज जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि चाइना इस हालात में आखिर पहुंचा कैसे। 19वीं सदी तक चाइना एक पावरफुल किंगडम हुआ करता था, लेकिन फिर चाइना में एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। वैसे ब्रिटिशर्स ने चाइना के ऊपर सीधे तरीके से कब्जा नहीं किया, बल्कि उन्होंने चाइना में अफीम की तस्करी शुरू कर दी, जिसकी लत में पड़कर चाइनीज समाज बर्बाद होने लगा। उसे रोकने के लिए चाइना की जो सरकार थी, उसने अंग्रेजों के खिलाफ 1839 में लड़ाई भी लड़ी, जिसे ओपियम वॉर कहा जाता है, मगर चाइना उसमें हार जाता है। जिसके बाद में हांगकांग ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला गया और कई सारे पोर्ट्स भी अंग्रेजों के लिए व्यापार के लिए खोलने पड़े। उसके बाद में चाइना और जापान के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें चाइना को करारी हार का सामना करना पड़ता है और इससे ताइवान भी उनके हाथ से निकल जाता है। फिर साल 1937 में जापान ने एक बार चाइना के ऊपर हमला कर दिया, जो बाद में वर्ल्ड वार 2 का हिस्सा बन गया। लेकिन दोस्तों, जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो चाइना के अंदर नेशनलिस्ट पार्टी और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों को ताइवान भागना पड़ा। और फाइनली 1949 में माओ जिंदो का राज शुरू हुआ और यहाँ से पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की शुरुआत हुई। माओ ने चाइना को एक सुपर पावर बनाने के लिए 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम का एक कैंपेन शुरू किया। इसका मकसद था चीन का तेजी से इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना। लेकिन चाइना में एक ऐसा अकाल आया जिसने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, माओ ही था। आप सोच रहे होंगे कि अकाल तो एक नेचुरल डिजास्टर है, इसमें माओ जिम्मेदार कैसे हुआ। देखिए, माओ ने इस कैंपेन में 2 चीजों में बदलाव लाए थे। सबसे पहला था एग्रीकल्चर और दूसरा था इंडस्ट्रीज। सबसे पहले तो सरकार ने प्राइवेट फार्मिंग को बंद कर दिया था, यानी कि कोई भी अपने हिसाब से फार्मिंग नहीं कर सकता, सबको सरकार के लिए फार्मिंग करनी पड़ती थी। और आप समझ लीजिए, कलेक्टिवली फार्मिंग होती थी, यानी मिलजुल कर खेती करने पर मजबूर कर दिया गया था। इसके अलावा किसानों के पास फाइनेंशियल सपोर्ट तो था नहीं, सारी जमीन गवर्नमेंट के अंदर में आती थी, तो जो भी अनाज उगाया जाता था वो सरकार को देना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि किसान
किसानों के पास खुद को खाने के लिए भी अनाज नहीं बचता था। दूसरी तरफ उन्हीं किसानों को अपने घर के पीछे भट्ठी लगाकर जबरदस्ती स्टील प्रोड्यूस करना पड़ता था, लेकिन स्टील इतने लो क्वालिटी का तैयार होता था कि उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हो पाता था और किसानों का समय, रिसोर्सेज, मेहनत सब वेस्ट हो जाता। नतीजा यह हुआ 1959 में अनाज की पैदावार 15% कम हो गई और फिर 1916 में 13% गिर गई। लोग भूख से तड़प कर मरने लग गए। पेट की छाल, मिट्टी, यहाँ तक कि कई सारे लोग इंसानों का मांस खाने के लिए भी मजबूर हो गए। लेकिन माओ ने अपनी गलती मानी नहीं, बल्कि अपनी गलती को छुपाने के लिए 4 पेस्ट कैंपेन नाम की पॉलिसी बनाई। हो सकता है इस पॉलिसी के बारे में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। देखिए, उसने एक ऐसा आदेश दिया कि मच्छर, मक्खी, चूहा, गुरैया इन चारों जीवों को मार डालो, क्योंकि यह जीव अनाज खाते हैं जिससे फसलें खराब हो जाती हैं और इसी वजह से अनाज की कमी हो रही है। चारों जीवों में से गुरैया जो थी उसको मारना बहुत ही आसान था। सो जहाँ कहीं भी गुरैया देखी जाती लोग उसे मार दिया करते थे। यहाँ तक कि इनको मारने के ऊपर इनाम भी रखा गया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग इनका शिकार किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इस कैंपेन के बाद जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। गोरैया के मारे जाने से इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने लगा। खेतों में कीड़े टिड्डे इतने बढ़ गए कि वह फसलों को बहुत ज्यादा खराब करने लग गए और माओ के एक गलत डिसीजन ने 1.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। मतलब कुल मिला के वो खुद शासन करना चाहता था, उसको जनता की पड़ी ही नहीं थी। लेकिन दोस्तों, साल 1976 में माओ की मौत हो जाती है और उसके बाद में जाके चाइना को चैन की सांस मिल पाती है और उसके बाद में चाइना में एक नए लीडर का उदय होता है, जिसे फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है। वो थे डेंग सोमपिंग। इनका मानना था कि गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक के ऊपर कंट्रोल है वही चाइना की बर्बादी का कारण है, इसलिए उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी शुरू कर दी, जिसे सोशलिज्म विद चाइनीज भी कहा जाता। सबसे पहले एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम शुरू किया। माओ के ग्रेट लीड फॉरवर्ड कैंपेन में प्राइवेट फार्मिंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। सारी जमीन गवर्नमेंट के अंडर में थी, लेकिन डेंग ने इसके ओनरशिप स्ट्रक्चर में बदलाव किया। इंडिविजुअल फार्मर और उनके फैमिलीज को जमीन लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर दे दी। फार्मर्स को अधिकार दे दिया कि वह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फसल उगानी है और कैसे मैनेज करना है और प्रॉफिट कहां से कितना कमाना है। दूसरा, डेंग ने यह भी किया कि अब जितने भी फार्मर्स हैं उनको अपनी फसल का मात्र कुछ हिस्सा ही गवर्नमेंट को बेचना होगा, जबकि जो बचा हुआ हिस्सा है उसके साथ वो क्या करना चाहते हैं, उसके साथ कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यह कम्प्लीटली उनके ऊपर होगा। और इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में 25% की बढ़ोतरी देखी गई और इसीलिए 1979 से लेके 1984 को चाइना में एग्रीकल्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। डेंग ने फैक्ट्रीज में भी यह आइडिया लागू किया। उसने फैक्ट्रीज में मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम शुरू किया। देखिए, माओ के शासनकाल में जो इंडस्ट्रीज होती थी उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स की होती थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेयर होता था। लेकिन डेंग ने यह जिम्मेदारी फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स और मैनेजर्स को दे दी, जिससे उनको यह डिसाइड करने में फ्रीडम मिल गया कि उनको क्या प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन का टारगेट कितना रखना है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, एम्प्लॉइज की सैलरी कितनी होनी चाहिए। जबकि माओ के समय में ये सारी चीजें सरकार डिसाइड किया करती थी। चाइना ने फॉरेन कंपनीज को लाने के लिए 1979 में ओपन डोर पॉलिसी बनाई, जिसके तहत चाइना की इकोनॉमी को वर्ल्ड लेवल पर खोल दिया गया। जबकि दोस्तों, हमारे देश के अंदर ये कई साल बाद यानी कि 1991 में देखने को मिली। अब इस ओपन डोर पॉलिसी के बाद में एप्पल, नाइक और ऐसी कई सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी चाइना में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने लग गई। और जहां पहले 1980 में चाइना का FDI 0.06 बिलियन का था, वहीं 2021 तक 5700 गुना बढ़कर 344 बिलियन का हो गया। इसके अलावा रेगुलेशंस को भी कम किया गया ताकि देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके। शुरुआत में 4 शहरों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो शहर थे पहले गांव की तरह एकदम सुनसान इलाके हुआ करते थे, जो कुछ ही साल में इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब में बदल गए। डेंग की अगली स्ट्रेटेजी थी टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेज, जिसे टीवीज भी कहा जाता है। यह इंडिया के कोऑपरेटिव मॉडल से काफी मिलता जुलता है, लेकिन हमारे देश में जो कोऑपरेटिव मॉडल्स होते हैं वो ज्यादातर एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में होते हैं, जैसे कि अमूल का आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, कोई भी देश बिना एजुकेशन में सुधार लाए आगे नहीं जा सकता। इसलिए डेंग की गवर्नमेंट ने 1986 में कंपलसरी एजुकेशन लॉ शुरू किया, जिसके तहत हर बच्चे के लिए 9 साल की फ्री एजुकेशन को कंपलसरी किया गया। जबकि हमारे देश में RT एक्ट बहुत साल बाद आया, 2009 में। इसके अलावा चाइना की गवर्नमेंट ने एजुकेशन में अपना बजट हमेशा बढ़ाया और चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर भी फोकस किया। लोगों को वो स्किल सिखाई जाने लगी जो एक्चुअल जॉब करने के लिए चाहिए होती हैं। इन सारे बदलाव
की वजह से चाइना में लिटरेसी का जो रेट था उसमें जबरदस्त सुधार देखने को मिला। 1982 तक लिटरेसी रेट चाइना के अंदर 65% था, जो कि 2020 तक 97 तक हो गया। जबकि हमारे देश की बात की जाए तो आज भी 77% लिटरेसी रेट है। इसके अलावा दोस्तों डेंग ने साइंटिफिकली रिसर्च को प्रायोरिटी दी। उसने 8 लाख से ज्यादा रिसर्च के लिए क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, प्रायोरिटी एरियाज बनाए, साइंस रिसर्च सेंटर को गवर्नमेंट की तरफ से हैवी फंडिंग दी गई। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट पे बजट को लगातार बढ़ाया गया। इस तरीके से आज के टाइम में चाइना टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का हब बन चुका है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि डेंग तो हीरो निकला, तो मैं आपको बता दूं कि वो हीरो भी था और विलन भी, क्योंकि इकोनॉमिकली उसकी आइडियोलॉजी भले ही फ्रीडम को फेवर करती थी, लेकिन पॉलिटिकली वो एक डिक्टेटर था जिसमें डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग करने वाले 200 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया था। जबकि ब्रिटेन के डिप्लोमेट ने कहा कि 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यह जानना चाहते हैं कि चाइना स्टार्टअप्स में हमसे इतना आगे क्यों है, हम पीछे क्यों, देखिए ऐसा नहीं है कि चाइना में प्रॉब्लम्स नहीं है, चाइना में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्योंकि देखिए अक्सर हमको सोशल मीडिया पे यह सुनने को मिलता है चाइना हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें नेगेटिव है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।